ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री किस किसने पढ़ी है पहले कभी? ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्यों बोलते हैं इसको? आधुनिक भारत। क्योंकि सबसे लेटेस्ट वाली हिस्ट्री यही है ना। हमने हिस्ट्री को जो डिवाइड किया है तीन हिस्सों में हम पढ़ चुके हैं वो, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है। तो अब ये देखो, कोई स्ट्रिक्ट ऐसी टाइमलाइन नहीं है कि भाई बस आज के बाद मॉडर्न स्टार्ट हो गई, अब सारे काम मॉडर्न तरीके से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं वो, उसमें ऐसी कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होती जहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये पीरियड खत्म हो गया और ये पीरियड स्टार्ट हो गया। वो अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं जब वो बोलते हैं कि हाँ अब ये वाला पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है। कोई एक पीरियड किससे डिफाइन होता है, वहां का कल्चर कैसा है, ठीक है, कौन सी चीजें डोमिनेट कर रही हैं उस जगह को, वहां से उस जगह की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। तो वहीं से हम देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ क्या, जैसे एंशिएंट से हमने मिडिवल में देखा क्या चेंज हुआ, कुछ तो चेंज हुआ ना। ठीक है। तो इंडिया की एंशिएंट से मिडिवल में क्या चेंज हुआ, मिडिवल में इस्लामिक रूल इंडिया में आया, है ना। उससे पहले यहाँ पे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रीजन्स में कैसा रूल था, हिंदू रूल ही था। बट मिडिवल इंडिया में हमने देखा कि इस्लामिक रूल इंडिया में आया। फिर अब हम मॉडर्न इंडिया के कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज से कुछ लोग इंडिया में आ रहे हैं, पहले भी आते थे, कोई नई बात नहीं है। ठीक है। ट्रेड इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ पहले भी चलता था, एंशिएंट टाइम से चलता था। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी हमने तब भी देखा था कि इंडिया का जो ट्रेड है इंडस वैली वाले लोगों का, वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के साथ बाहर भी है। ठीक है। तो ट्रेड तो चलता था, बट ये लोग जो ट्रेडर्स बाहर से आए, इन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। समझ रहे हो, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ की जो पॉलिटी थी, उसमें इन्होंने कुछ उंगली करना स्टार्ट किया। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश रूल आ गया। ठीक है। तो वो पीरियड जब से ये फॉरेनर्स यहाँ पे ट्रेड करने आने लगे लार्ज क्वांटिटीज में, लार्ज नंबर्स में, उस टाइम को हम बोलते हैं कि, इस टाइम को हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया का वो टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया पढ़ने के लिए फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले कब आए ये फॉरेनर्स, है ना, ये ट्रेडर्स कब आए, और उसके लिए आपको मिडिवल इंडिया में वापस से जाना पड़ेगा। ठीक है। और ये समझने के लिए उससे पहले एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई क्यों आए इतने लार्ज नंबर्स में ये फॉरेनर्स यहाँ पे ट्रेड करने। ठीक है। पहले भी तो आते थे, क्या अलग हुआ। ठीक है। तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड समझेंगे। हमने कल कल या परसों की क्लास में देखा था कि पुर्तगीज इंडिया में कब आए, हाँ, 1498 में, है ना, वास्को डी गामा आया। ठीक है। तो इसके बाद वाला टाइम अब हमें थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, तो हमें मुगल से भी पीछे चले गए हम, है ना। अब हो क्या रहा था आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है, ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये अब मैप इतना अच्छा तो बनेगा नहीं, पर चलो यहाँ पे आपका समझ लो ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। और यहां से आपकी क्या आती है, कौन सी कनाल है यहाँ पे, स्विस कनाल। ठीक है। ये आपका क्या है, रेड सी। ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा बना नहीं है, यहाँ पे तो लैंड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको बाउंड्री, यहाँ पे लैंड ही है सारा ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, जब इस्लाम नहीं आया था, जब इस्लाम नहीं था पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम पे इस पूरे एरिया पे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे किसका रूल था, हाँ, किसका रूल था, ऑटोमन्स नहीं, रोमन एम्पायर का रूल था। किसका,
ठीक है, तो ये पूरे एरिया को कौन रूल करता था? रोमन एम्पायर रूल करता था। अब क्या हुआ कि रोमन एम्पायर का रूल जो है वो डिक्लाइन होना कब स्टार्ट हुआ? हाँ, 7th सेंचुरी एडी के बाद। 7th सेंचुरी एडी में क्या हुआ? जैसे ही इस्लाम पैदा हुआ यहाँ पे इस कहीं इस वाले एरिया में, ठीक है, इस्लाम का जन्म होता है, और जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये धीरे धीरे स्प्रेड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये लोग जो है ज्यादा एरिया को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पे जो रूल, यहां पे जो टर्की वाले एरिया में रूल किसका आता है? ऑटोमन तुर्क का। ठीक है, और आप देखोगे कि धीरे धीरे क्या होगा, यहां पे क्रिश्चियन वर्सेस इस्लामिक लोगों की थोड़ी राइवलरी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इनके बीच में, क्योंकि जो भी लोग इस्लामिक नेशंस को कंट्रोल कर रहे थे, इस वाले एरिया कंट्रोल, वो चाहते थे कि ज्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, रोमन्स क्रिश्चियंस चाहते थे कि ज्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में हो। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कुछ तो टेंशन होगी, कुछ तो लड़ाई होगी इनके बीच में। ठीक है, अब इनके बीच में ये टेंशन 7th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। ठीक है, और हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी आते आते, 15th सेंचुरी आते आते क्या हो जाता है? रोमन एम्पायर बिल्कुल ही खत्म होने पे आ जाता है। ठीक है, 7th सेंचुरी में ही इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, ये खत्म हो जाता है। और यहां पे देखो पहले क्या था कि यूरोप के लोग जो थे वो इंडिया के साथ अपना ट्रेड करते थे। ठीक है, और उनके साथ ट्रेड रूट्स थे, या तो वो इस रास्ते से जाया करते थे, ठीक है, या फिर यहां पे रेड सी के थ्रू वो इंडिया में आया करते थे। ठीक है, बड़ी सारी चीजों का ट्रेड यहां से इंडिया से यूरोप में होता था, जैसे स्पाइसेस हो गई, सिल्क हो गई। ठीक है, और भी जो यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स होते थे, हीरे मोती, ये सब चीजों का यहाँ पे ट्रेड होता था। ठीक है, अब जब यहां पे ऑटोमन्स का रूल आ गया इस वाले एरिया में, ठीक है, यहां पे कंट्री है इजिप्ट। ठीक है, ऑटोमन्स का जब रूल आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया, ये इजिप्ट वाला एरिया। अब इजिप्ट जिसके कंट्रोल में होगा, ये सुएज कनाल वाला एरिया भी उसी के कंट्रोल में होगा। ठीक है, उन्होंने ये अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहां पे जो लैंड वाला रास्ता था, यहां पे एक जगह है कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या नाम है? ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब एक छोटा सा ऐसे ट्रैक है, छोटी सी एक जगह है जहां से यूरोप जो है वो एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, और वो भी किसके हाथ में चला गया? ऑटोमन्स के हाथ में चला गया, वो जगह भी उनके हाथ में चले गई। अब यूरोप वाले लोगों के पास कोई डायरेक्ट रूट नहीं बचा इंडिया आने का। ठीक है, अगर उनको इंडिया आना है, उनको यहां ये जो अरब्स हैं और ऑटोमन्स हैं इनके बीच से होता हुआ आना पड़ेगा। ठीक है, और इनके साथ अच्छी टर्म्स इनकी है नहीं। ठीक है, दूसरा, इनको जो ट्रेड के लिए सामान चाहिए अब इंडिया से, अब ये डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते इंडिया से। अब ये क्या करते हैं कि जो यहां पे अरब मर्चेंट्स हैं, ठीक है, अरब मर्चेंट्स जो हैं वो मिडल मैन बन गए हैं। वो सामान इंडिया से लाते हैं और इनको हायर प्राइसेस पे बेचते हैं। जैसे 10 रुपए की चीज इंडिया से लाएंगे, इनको 100 रुपए की बेचेंगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो गई अब। ठीक है ना, दूसरा रास्ता इनको पता नहीं है इंडिया जाने का कोई। किसको? यूरोप वाले लोगों को। ठीक है, कोई दूसरा रास्ता नहीं पता है। अब इससे ये सारे यूरोप के लोग जो हैं परेशान हो जाएंगे। इनको लगेगा, क्योंकि इनको यहां पे धीरे धीरे उस टाइम पे यूरोप में ना रेनिसेंस चल रहा था। रेनिसेंस समझते हो? कि यूरोप जो है नई सोच को अपना रहा था। ठीक है, जो मॉडर्न आइडियाज हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, ये सब चीजें वहां पे आ रही थी। तो पुराना जो एक चर्च वाला रूल था वो खत्म होके अब रेनिसेंस आ रहा था। जैसे इंडिया में रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ेंगे आगे अभी। ठीक है, कि पुराने कल्चर को हम छोड़ के हम नई चीजों को, कि सबको इक्वालिटी मिले, ठीक है, सबको प्रॉपर राइट्स मिले, वो सब चीजें वहां पे उस टाइम पे आ रही थी 15th सेंचुरी में। ठीक है, तो यूरोप डेवलप कर रहा था। पर अब डेवलप कर रहा था तो उनको लग्जरी गुड्स चाहिए थे, इंडिया से उनको लग्जरी गुड्स मिलते थे। ठीक है, दूसरा, मीट की प्रोडक्शन यहाँ पे काफी थी यूरोप में। तो अब मीट को ना काफी लंबे टाइम तक अगर आपको उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसमें मसाले आप लगा के रखते हो, फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। वो मसाले इनको इंडिया से चाहिए होते थे। ठीक है, तो बड़े डिपेंडेंट थे ये इंडिया से चीजों पे। अब जब सारी चीजें यहाँ पे अरब्स के पास चली गई, ठीक है, तो अरब्स क्या करने लगे? अपनी मनमानी करने लगे। ठीक है, अपने हिसाब से प्राइस ही सेट करने लगे, जिससे इनको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यूरोप के लोगों ने यहाँ पे, अ, यूरोप में दो कंट्री थी उस टाइम जिन्होंने ना शिप बिल्डिंग में काफी अच्छी हो गई थी। ठीक है, एक स्पेन और दूसरी पोर्तुगाल। ठीक है, ये स्पेन पोर्तुगाल यहाँ पे कहीं कंट्रीज है। ठीक है,
तो ये शिप बिल्डिंग में काफ़ी अच्छी थी, इनके पास शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि हम सारी यूरोप की कंट्रीज ने ना इनको सपोर्ट किया। इनको बोला कि भाई आप एक काम करो, आप इंडिया जाने का रास्ता ढूंढो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आपको पैसा चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं, आपको कोई टेक्नोलॉजी चाहिए हम सपोर्ट करते हैं, बट आप कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढो, हम यहाँ से इनके साथ ट्रेड करके तंग आ गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम ढूंढते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन होती है 98 में, कि कब एक ट्रीटी साइन, 98 से पहले काफी, एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास में ये क्या करते हैं, ये पूरे नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका ये अफ्रीका है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे केप वर्दे आइलैंड्स हैं, और केप वर्दे आइलैंड्स के पास एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, और बोलते हैं कि इसके ईस्ट वाली साइड पे सारी खोज कौन करेगा, पोर्तुगीज करेंगे। ठीक है, और इसके ईस्ट, इसके वेस्ट वाली साइड पे कौन करेगा, स्पेन करेगा। ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि भाई इंडिया की डिस्कवरी कौन करेगा, पोर्तुगीज करेंगे। ठीक है, तो यहां से मल्टीपल टाइम्स जो है शिप जाते हैं, कार्गोज जाते हैं, बट इंडिया के लिए प्रॉपर रूट जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, काफी कोशिशें वो करते हैं, और फाइनली 1498 में वास्को डे गामा, ठीक है, और एक गुजराती पायलट उसके साथ होता है अब्दुल माजिद, उसके साथ वो आता है और उसको इंडिया का रूट मिल जाता है। ठीक है, और इंडिया में कैलीकट, यहाँ पे कैलीकट में जाके वो लैंड करता है। ठीक है, और कैलीकट का जो उस टाइम पे रूलर होता है 1498 में, जैमोरिन समुद्री जिसका नाम था, वो वहां का रूलर होता है। ठीक है, और वो उसका स्वागत करता है वहां पे। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे इंडिया में अरब मर्चेंट्स हैं उस टाइम पे, वो नहीं चाहते हैं कि पुर्तगीज लोग इंडिया में आए। ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम जो हैं इनको रोकें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो राजा होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पुर्तगीज से, क्योंकि उसको तो ट्रेड, पुराने टाइम से ट्रेड चल ही रहा होता है, तो उसको लगता है कि क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 1498 में यहाँ पे वास्को ड गामा आता है। ठीक है, और कुछ सामान यहाँ से लेता है, उसको कोई फैक्ट्री फुक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिलती है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा सामान वो लेके जाता है, और जब वो सामान लेके वापस पुर्तगाल में, यूरोप में जाके सामान बेचता है, तो उसको बड़ा प्रॉफिट होता है, और उसको पता लगता है कि हमें तो अरब मर्चेंट्स बेवकूफ बना रहे हैं कब से। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पुर्तगाली लोग, क्योंकि अब ट्रेड रूट तो पता चल गया, तो धीरे धीरे अब पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पे अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स बनाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, एक गवर्नर आएगा, दूसरा गवर्नर आएगा, चीजें करेंगे, बड़ा एरिया, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ऑलमोस्ट ये सारा वेस्टर्न कोस्ट पुर्तगाली अपने कंट्रोल में लेंगे एक टाइम तक। बट फिर पुर्तगालियों की कुछ पॉलिसीज की वजह से ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो यहाँ पे, लंबे टाइम तक तो रहेंगे, बट उनका ट्रेड जिस हिसाब से इम्पैक्ट उनका पूरे इंडिया में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले आए थे वो 1498 में, उतना इम्पैक्ट उनका नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझ आया कि क्यों फॉरेनर्स जो हैं, अब फिर पुर्तगाली जब आए तो फिर अब सबको ट्रेड रूट पता चल गया, तो धीरे धीरे फिर बाकी भी यूरोपियन पावर्स जैसे पुर्तगीज, फिर डच आए, फ्रेंच आए, ठीक है, इंग्लिश आए, डेन्स आए, ये सब लोग धीरे धीरे करके फिर ऐसे इंडिया में आए। ठीक है, और यहाँ के बाद वाली जो भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब पुर्तगाली आए, पुर्तगाली काफी पहले आए। ठीक है, पुर्तगाली जब इंडिया में आए तो इंडिया में तब स्ट्रांग रूल था। ठीक है, पुर्तगाली स्टार्टिंग में जब 1498 में, तब इतना स्ट्रांग रूल नहीं था। ठीक है, तब सल्तनत भी खत्म हो रही थी। ठीक है, अभी मुगल रूल स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी किंगडम्स जो थी, बहमनी किंगडम जो है वो ब्रेक डाउन हो गई थी, तो यहाँ पे कोई स्ट्रांग रूल नहीं था जब स्टार्टिंग, तो इसलिए स्टार्टिंग में काफी एरिया उन्होंने कैप्चर किया। पर धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर स्ट्रांग होगा, ठीक है, और वो पूरा डेक्कन वाला एरिया भी कैप्चर करेंगे, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, पुर्तगीज जो है वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मुगल्स के पीक पे ये इसलिए यहाँ पे आए, तो इनको इतना ज्यादा वो कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, और उतनी इनके पास पावर नहीं थी कि मुगल्स को हरा पाए ये। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास एक चीज अच्छी क्या थी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, ठीक है, आई लेट, वो 1600s में आए। ठीक है, और स्टार्टिंग में उन्होंने यहाँ पे सिर्फ ट्रेड ही किया और कुछ नहीं किया, और जैसे ही मुगल एम्पायर वीक हुआ उसके बाद उन्होंने उसका फायदा उठाया। ठीक है, अभी वो सब देखेंगे हम कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम वैसे सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या सोर्सेज है मॉडर्न हिस्ट्री के, कहाँ कहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये जो भी चीज़ों के बारे में हमें पता चला है वो हमें कहाँ से पता चला है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से हमें पता चला है। हम्म
जो भी उस टाइम के रूलर्स थे, ठीक है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उधर से हमें पता चला है। ठीक है, उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में तो काफी न्यूज़पेपर्स भी आ चुके थे इंडिया में, ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स जो थे वहां से पता चला है, जो ऑफिशियल गैजेट्स थी उनकी वहां से पता चला है, ठीक है, जो इनके राजाओं के रिकॉर्ड्स थे वहां से पता चला है। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज है वहां से। फिर दूसरा चैप्टर जब आप स्पेक्ट्रम में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वहां पे है अप्रोच क्या क्या है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की अलग अलग अप्रोचेज हैं, ठीक है। जैसे कि एक अप्रोच है वेस्टर्न अप्रोच, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की अप्रोच, कलोनियल अप्रोच जिसको हम बोलते हैं। तो कलोनियल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, कलोनियल अप्रोच क्योंकि कलोनियल्स लोगों ने ही वो अप्रोच बनाई है, तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे जो रूल किया है वो सही तरीके से रूल किया है, ठीक है, और हमारे रूल से यहाँ पे फायदा ही हुआ है, डेवलपमेंट आई है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, ठीक है, ट्रेड बढ़ा है, ये सब चीज़ें, एजुकेशन आई है। तो वो अपने सपोर्ट को अपने जो उनका रूल है उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और उसी को अपोज करने के लिए एक दूसरी हिस्टोरिकल स्कूल है जिसको हम बोलते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच, ठीक है, जिन्होंने ये बोला कि भाई आपने जो है हमें, हमारा शोषण किया है, हमारा आर्थिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, ठीक है, सोशल तरीके के साथ हमें डिस्ट्रॉय किया है, आपने हमारे कल्चर को खराब किया है, ये सब चीज़ें। ठीक है, एक और अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच ये बोलती है कि यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो ब्रिटिशर्स बाहर, मतलब फॉरेन इन्वेडर्स और इंडियंस के बीच में तो है ही, एक और स्ट्रगल यहाँ पे चल रही है जो इंडियंस के बीच में चल रही है। इंडियंस में भी दो क्लासेस हैं, एक हायर क्लास एक लोअर क्लास। जो लोअर क्लास और हायर क्लास के बीच में स्ट्रगल चल रही है, ये वो स्ट्रगल भी है। ठीक है, तो ऐसे बड़ी सारी अप्रोचेज हैं, उनके बारे में आपको इतना नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पे अब कहाँ से आगे पढ़ोगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के आगे। ठीक है, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले कौन है, पुर्तगीज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। फर्स्ट लिखो इसमें पुर्तगीज। पॉइंट्स में लिखो इसमें ऐसे, डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, 7th सेंचुरी एडी में क्या हुआ, रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, 1453 में क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू ऑटोमन तुर्क्स, ऑटोमन तुर्क्स के कंट्रोल में चला गया कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, एंड इसके रिजल्ट में हुआ क्या, जो आपका रेड सी ट्रेड रूट है प्लस जो लैंड रूट है, ये दोनों क्या बन गए, हाँ, दे बिकेम द मोनोपोली ऑफ अरब्स। ठीक है, एक और लाइन में लिखना, अरब्स क्या बन गए, अरब्स बिकेम इंटरमीडियरीज टू ट्रेड विद इंडियन गुड्स। ठीक है, और ये करते क्या थे, दे चार्ज्ड 10x
प्राइसेस ऑन इंडियन गुड्स। ठीक है, 10 गुना ज्यादा चार्ज करते थे अरब्स। आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या थी? स्पाइसेस, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स। ये मैं जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूं ये सब पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं पेपर के, वही चीजें लिखवा रहा हूं बस। ठीक है, लिख लिया। कहाँ पे? ये आइटम्स ऑफ ट्रेड, कि किन किन चीजों का ट्रेड होता था। ये रेड सी बताया ना मैंने आपको। रेड सी ट्रेड रूट मतलब यहां पे देखो, अबे, यहां देखो, जिसको नहीं समझ आया, रेड सी ये है इंडिया, ये है आपका यूरोप। ठीक है, अब यूरोप से इंडिया जाना है तो आपके पास दो रास्ते होते थे। एक तो आप कैसे जाओ भाई, ऐसे, बाय लैंड, टर्की से होता हुआ। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, ये यहाँ पे स्विस कनाल है, ये रेड सी से होते हुए और ऐसे जाओ, तो ये शॉर्टकट रास्ते हैं ना दोनों। ठीक है, अब ये दोनों रास्ते जो हैं ये किसके कंट्रोल में आ गए, अरब्स के। ये मोनोपोली यहाँ पे किसकी हो गई, अरब्स की हो गई। तो अब यूरोपियंस यहां से इजिली नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझे? गिर जाएगा ये। हाँ हाँ, हाँ हाँ, इन्होंने ही किया था। डिस्कवर क्या किया था यार, डिस्कवर मतलब, हाँ, अब लोग बोलते हैं कि इंडिया को वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया। डिस्कवर क्या किया, डिस्कवर? इंडिया पहले नहीं था क्या? हाँ हाँ, वो केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है। ये अफ्रीका है ना जो आपका, नहीं सॉरी, अफ्रीका है ना आपका ऐसे, तो यहाँ पे इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। क्योंकि ये सारी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हैं ब्रिटिशर्स ने, इसीलिए ये जो लोग करते थे जो चीज़, तो उसी को बोलते थे कि अब डिस्कवरी, इनके लिए डिस्कवरी हुई इंडिया, हमारे लिए थोड़ी हुई है। हमारे लिए तो इंडिया जहाँ पे है वहीं पे है, इन्होंने डिस्कवर किया है, तो इनकी डिस्कवरी है, हमारे लिए थोड़ी है। किसका नाम? रूट नेम? रूट नेम तो कुछ नहीं था ये, यहाँ से होता हुआ जाता था। हाँ 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 हाँ। इसका नाम तो पता नहीं, जैसे इसका नाम सिल्क रूट था, इसका ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम मुझे तो आइडिया नहीं है। है था क्या कुछ नाम इसका? हाँ, केप ऑफ गुड होप से होते हुए जो ट्रेड रूट आता था, ऐसे ही बोलते थे कुछ। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यूरोपियंस वर keen to find a new trade route to India। ठीक है, 15th century, developments in shipbuilding in Europe।
ठीक है, यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था हेनरी ऑफ पोर्तुगाल, जिसको क्या बोला जाता था, नेविगेटर। इसके सर पे बहुत भूत सवार था कि मैं इंडिया को डिस्कवर करके ही मानूंगा, बट इसकी डेथ हो गई पहले ही। ठीक है, तो ये तो नहीं कर पाया। हाँ, नहीं नहीं, पता तो सबको था। हाँ हाँ, नया रास्ता नहीं मिल रहा था। देश के बारे में तो पता था। देश के बारे में पता ही नहीं होता तो फिर क्या ढूंढते। ठीक है, 1497 में होती है ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन स्पेन एंड पोर्तुगाल। ठीक है, स्पेन और पोर्तुगाल अपने में बांट लेते हैं। तो ईस्ट ऑफ केप वर्दे आइलैंड पोर्तुगाल का, और वेस्ट ऑफ केप वर्दे आइलैंड स्पेन का। ठीक है, ये हेनरी ऑफ पोर्तुगाल को जो यहाँ का पोप होता है वो एक बुल भी देता है, बैल, एज ए साइन कि भाई तुम ढूंढ सकते हो इंडिया को। ठीक है। हाँ, लिख लिया यहां तक। उसके बाद हेडिंग दो, वास्को ड गामा। वास्को ड गामा। ठीक है, इसमें लिखो अराइवल ऑफ 3 शिप्स। कितने शिप्स लेके आया था ये, 3। लेड बाय, पायलट इसका कौन सा था, गुजराती पायलट था। ठीक है, क्या नाम था इसका, अब्दुल माजिद। गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। मिल गया था, क्योंकि ट्रेड तो करते ही थे ना। नहीं नहीं, वहां पे ही मिल गया था। हाँ शायद, रास्ते में ही मिला था। हाँ। रीस्ट कैलिकट, कब पहुंचे कैलिकट, मई 1498 में। ठीक है, कैलिकट का रूलर कौन था उस टाइम पे, जैमोरिन।
ठीक है, तो ये जैमरिन इसका स्वागत करता है, पर ज़्यादा इसको वो नहीं करता, बाद में ज़्यादा ट्रेडिंग परमिशंस या फिर यहाँ पे सेटलमेंट्स की परमिशंस नहीं देता। ठीक है, तो ये वापस चले जाता है वास्को डी गामा, और इसके बाद एक और बंदा आता है जिसका क्या नाम है, पेड्रो अलावरेस कैब्रल, 1500 में। पेड्रो अलावरेस कैब्रल 1500 में आता है। ठीक है, और ये जो है पेड्रो अलावरेस, इसका ना कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे अरब्स के साथ, लड़ाई होती है अरब मर्चेंट्स के साथ। ठीक है, और ये क्या करता है, बहुत सारे अरब्स को मार देता है। अच्छा, पुर्तगीज जो थे वैसे लैंड के ऊपर इतने स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है, लेकिन ओशियन में इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता था कोई, ओशियंस में बड़े स्ट्रांग थे। इनकी शिप्स के ऊपर कैनन्स होते थे। ठीक है, सबसे पहले शिप्स के ऊपर कैनन्स लगाना इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इनके साथ ओशियंस में लड़ना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए ओशियंस, इन्होंने पूरा ओशियन रूट वाल जो ये ओशियन रूट थे वो इन्होंने सारे कंट्रोल करके रखे हुए थे अपने एरिया में। ठीक है, तो इनकी यही पॉलिसी थी कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये जो रेड सी वाला एरिया है, जो यहाँ जहाँ से अरब्स आते हैं, इस एरिया को भी हम क्या कर लेंगे, इसके बीच में भी हम अपने शिप्स रखेंगे और इनको यहाँ आने नहीं देंगे। ठीक है, ये इनका मकसद था कि हम इनको रोकें किसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा फिर से इंडिया में आया था 1501 में। ठीक है, और इस बार इसने एक फैक्ट्री लगाई थी कैननोर में। 1501 में। हाँ, अच्छा, फैक्ट्री इनकी यहाँ पे, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोडक्शन का यूनिट है, फैक्ट्री का मतलब है कि एक गोदाम सा, जहाँ पे सामान को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, फैक्ट्री उसी को बोलते थे। तो जितने भी आप फैक्ट्रीज पढ़ते हो, ये इनकी, ये फैक्ट्रीज का मतलब गोदाम्स हैं जहाँ पे ये सामान को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, और अब वास्को डिगामा के बाद यहाँ पे क्या हो गया, धीरे धीरे अब पुर्तगालियों ने यहाँ पे उनका ट्रेड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो अब क्या करने लगे पुर्तगाली लोग, अपने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट करने लगे। ठीक है, 3 3 साल के लिए अपने गवर्नर्स ये यहाँ पे अपॉइंट करते थे। तो ऐसा पहला गवर्नर जो उन्होंने अपॉइंट किया था उसका क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, 1505 में ये आया था 3 साल के लिए। तो पुर्तगीज पोजीशन को इंडिया में कंसोलिडेट करने के लिए पहला गवर्नर इन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है,
अब इसकी ना एक लड़ाई हुई इजिप्टियन फोर्सेस के साथ, जो इजिप्ट की फोर्सेस थी और जो गुजरात की फोर्सेस थी, कंबाइंड फोर्सेस के साथ इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, और वो इसको हरा देते हैं और उस लड़ाई में इसके बेटे की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद इसको बड़ा इससे धक्का लगता है और अगले साल ये वापस उन लोगों के साथ लड़ाई करता है और उनको हरा देता है। ठीक है, इसकी जो पॉलिसी थी यहाँ पे, उसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसकी इंडिया में क्या पॉलिसी इसने अपनाई थी। इसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि जो भी ओशियन रूट्स हैं उनको आप क्या करके रखो, अपने कंट्रोल में करके रखो। ठीक है, इसका ये मानना था कि जब तक आप ओशियंस को, इंडिया के जो कोस्ट लाइन है उसको कंट्रोल में करके रखोगे, तब तक आप इंडिया में आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ओशियन में भी आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए इसने ये पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद सेकंड गवर्नर जो है, इसके बाद कौन आता है, अल्फोंसो डा अल्बक्रिक। ठीक है, फर्स्ट वाले के बारे में आपको बस यही याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर था। ठीक है, और इसने जो यहाँ पे पॉलिसी अपनाई थी उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, कि हमें क्या करना है, जो ओशियन ट्रेड रूट्स हैं उनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे लड़ाई किसके साथ है, अरब मर्चेंट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे नेटिव रूलर्स के साथ इनकी कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, इनकी लड़ाई सिर्फ उन मर्चेंट्स के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पुर्तगीज लोग यहाँ पे आके ट्रेड करें। ठीक है, तो उनके साथ इनकी राइवलरी है। अब उन्होंने ही, जब इसकी ये लड़ाई हुई है, तो अरब मर्चेंट्स ने ही गुजरात, जो गुजरात का रूलर था उसको भड़काया कि भाई ये यहाँ पे पुर्तगीज ये कर रहे हैं, उसको किया होगा कुछ, उसको अपनी साइड कर लिया और फिर इसके ऊपर अटैक किया। ठीक है, इसको हरा दिया, इसके बेटे की डेथ हो गई, फिर उसने इनको हरा दिया। ठीक है, अब इस टाइम में ये 1505 से की जब हम बात कर रहे हैं, इस टाइम में इंडिया में कोई स्ट्रांग रूल नहीं है। तो अब ये पुर्तगीज के पास ये सबसे अच्छा मौका है अपने रूल को कंसोलिडेट करने का। मतलब जितना एरिया ये अपने एरिया कंट्रोल में कर सकेंगे, वो एरिया इनके कंट्रोल में रहेगा काफी टाइम तक। ठीक है, अल्फांसो डा अल्बुकर्क ने क्या किया, इसने सबसे पहले बोला कि हम क्या करेंगे, यहां पे, अच्छा ये लोग क्या करते थे कि जो मुस्लिम्स होते थे उनको प्रोसिक्यूट करते थे, उनको मारते थे। इनके एरिया में अगर कोई मुस्लिम्स हैं तो उनको मारेंगे ये। हिंदुओं के साथ ऐसा, बाद में इन्होंने हिंदुओं को भी प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में सिर्फ मुस्लिम्स को ही करते थे। ठीक है, और ये अल्फांसो डा अल्बुकर्क ने एक पॉलिसी यहाँ पे अपनाई कि हम क्या करेंगे, इंडियन लोगों के साथ शादियां करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल हो। ठीक है, ज्यादा हमारा यहाँ पे आगे पुर्तगाली लोग ज्यादा बढ़े यहाँ पे, तो इसने इंडियन लोगों के साथ शादी करने की पॉलिसी अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ मैरिंग इंडियंस। तो अपने लोगों को इनकरेज करता था कि इंडियन लोगों के साथ शादी करो। और यही वो बंदा है, अल्फोंसो डा अल्बुकर्क, जिसने जो बीजापुर का सुल्तान था उससे गोवा लिया था। गोवा है ना, जो गोवा वाली टेरिटरी, ठीक है, उससे वो एक्वायर की थी। पहली इंडियन टेरिटरी जो किसी फॉरेनर के हाथ में गई थी वो गोवा ही था। ठीक है, वो अल्फांसो डा अल्बुकर्क के पास गया था। ठीक है, तो लिखो ही एक्वायर्ड गोवा, लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ, ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर in 1510. He acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510. It was the first bit of Indian territory. It was the first bit of Indian territory under Europeans. अंडर यूरोपियंस।
ठीक है। ठीक है, इसी ने टोबाको और कैश्यू भी इंडिया में लाया था। इंट्रोड्यूस्ड टोबाको एंड कैश्यू। टोबाको एंड कैश्यू। ठीक है। अच्छा, जहां जहां पे इसका कंट्रोल था वहां पे इसने सती प्रथा को भी क्या किया था, अबॉलिश किया था। ही अबॉलिश्ड सती प्रथा। हम्म। वही होता है। हाँ 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 हाँ। और कौन सा होता है? वही वही होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड गवर्नर लिखो। ठीक है, अल्फांसो ड अल्बुकर्क के बारे में क्या चीजें आपको याद रखनी है? ठीक है, पॉलिसी ऑफ मैरिंग इंडियंस अपनाई थी इसने। ठीक है। उसके बाद गोवा इसने एक्वायर किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, पहली इंडियन टेरिटरी जो किसी यूरोपियन के कंट्रोल में जा रही है। ठीक है। उसके बाद टोबैको और कैश्यू क्रॉप्स इसने यहां पे लगाना स्टार्ट करवाई थी, और सती प्रथा को अबॉलिश किया था अपने एरिया में। हाँ हाँ, जो जो एरिया इसके कंट्रोल में था। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे सती प्रथा को इसने अबॉलिश किया था वहां। सती प्रथा क्या क्या होती है भाई, सती प्रथा? कि जब हस्बैंड की डेथ होगी, ठीक है, हस्बैंड की जब डेथ होगी, तो उसकी जो पायर है, उसकी जो चिखा है, उसके ऊपर उसकी वाइफ भी जो है वो बैठ जाएगी जिंदा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सती, बोलते थे। हम्म। किसने? हम्म। ठीक है, उसके बाद लिखो निन्हो द कुन्हा, थर्ड गवर्नर। निन्हो द कुन्हा। लिखो ही शिफ्टेड हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा। क्या बता यार। फ्रॉम कोचिन टू गोवा, इसने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया कोचिन से। पहले हेडक्वार्टर्स कोचिन हुआ करते थे, वहां से गोवा शिफ्ट किया इसने। ठीक है। एंड ही सीडेड आइलैंड ऑफ बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो गुजरात के रूलर से जो बेसिन वाला आइलैंड है वो भी इसने लिया था। आइलैंड ऑफ बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक है। सैलसेट एंड बेसिन दो आइलैंड्स हैं ये। ठीक है। सैलसिट के, SALSEDDE। हाँ, अब मुंबई इस आइलैंड सैलसिट पे है। हाँ हाँ, उधर ही है। हाँ, सैलसिट पे ही है। ठीक है। अच्छा, इसने धीरे धीरे बंगाल में भी ट्रेड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसने हुगली में भी अपने हेडक्वार्टर शिफ्ट किए थे बाद में। हाँ हाँ
इंडिया में इनकी स्टेट कहाँ कहाँ पे थी पुर्तगीज की, वो लिख लो। बस तीन ही गवर्नर हैं इनके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पुर्तगीज स्टेट इन इंडिया। कहाँ कहाँ पे इनका कंट्रोल था, सबसे पहले लिखो 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा। 60 माइल्स ऑफ कोस्ट अराउंड गोवा। उसके बाद मैंगलोर, कैनानोर, कोचिन, कैलीकट, इन सब एरियाज में इनकी फैक्ट्रीज थी। ठीक है। नागपट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। इन सब एरिया में इनका कंट्रोल था। ठीक है, एक नोट में लिखना, दे वर फर्स्ट टू केम एंड लास्ट टू लीव। इंडिया से कब गए हैं पुर्तगीज? 1961 में। ठीक है, 1498 में आए हैं और 1961 में गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं। ठीक है। अब पुर्तगीज के डिक्लाइन के क्या क्या कारण हैं कि क्यों इनका जो है कंट्रोल इतना नहीं हो पाया? क्या लगता है आपको, क्या इनके कारण होंगे? इतने लंबे टाइम तक ये इंडिया में रहे, क्यों नहीं एक स्टेट बना पाए यहाँ पे जैसे ब्रिटिशर्स बना पाए? क्यों सिर्फ गोवा तक ही सीमित रह गए? हम्म। हाँ, एक कारण वो भी है, और हम्म, देखो पुर्तगीज जो है ना, ये चाहते थे, कंट्रोल भी करना चाहते थे, बट इनके दो मेन मकसद थे। एक इनका मकसद था क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना, ठीक है, और दूसरा मकसद था इनका ट्रेड करना। ठीक है। कंट्रोल, टेरिटरी को कंट्रोल करना भी था, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इनके लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इंडिया में आए तो इनको यहाँ पे इतनी वेल्थ मिली कि ये कन्वर्जन वाली जो चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। थोड़ी बहुत कन्वर्जेंस इनने की है ये गोवा वाले एरिया में, जहाँ पे ये ज़्यादा स्ट्रांग, पर ज़्यादा कन्वर्जेंस यहाँ पे नहीं कर पाए ये। ठीक है। इनकी चाह ये थी, चाहते ये थे कि हम किसी तरीके से जो मुगल एम्परर है उसको हम कन्वर्ट कर दें। अगर वो क्रिश्चियन हो गया तो फिर पूरा इंडिया ही क्रिश्चियन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया था, अकबर के कोर्ट में अपने कुछ पोप भेजे थे। अब अकबर क्या था, अकबर अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ता था। ठीक है। उनको इंटरेस्ट के साथ वो सुनता था, सब कुछ वो करता था इबादत खाना में। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगीज ने अकबर के कोर्ट में अपने दो पोप भेजे, और इन्होंने सोचा कि किसी तरीके से वो 3 साल तक वहां पे रहे अकबर के पास ही। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरीके से अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें, पर वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे भी उन्होंने वैसी कोशिश की कि हम किसी तरीके से जहांगीर को कन्वर्ट करें, पर ऐसा भी नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरी चीज ये हुई कि 1600 में जब ब्रिटिशर्स आ गए इंडिया में। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के कोर्ट में, तो इन्होंने अपोज किया उसको कि भाई ऐसे इसको मत यहाँ पे आने दो, लेकिन वो आ गया। ठीक है, धीरे धीरे उनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन भी मिल गई। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि, और ये इनका जो नेचर था ना, ये लोग ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं थे पुर्तगीज, ये बड़े अग्रेसिवली चीजें करते थे। ठीक है, बड़े एरोगेंट था, इनका बिहेवियर बड़ा एरोगेंट था। ठीक है, जहां पे जाएंगे इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते नहीं थे कि क्या हो जाएगा। मुगल एम्परर की शिप्स को ही पकड़ लेते थे कभी कभी। ठीक है, उनको कब्जे में कर लेते थे, ऐसी चीजें इन्होंने की हैं। तो जिसकी वजह से मुगल एम्परर भी इससे नाराज हुआ। जहांगीर तक तो ठीक था, उसके बाद शाहजहां के टाइम पे इन्होंने एक बार मुगल ये जो शिप्स थे उनको कैप्चर किया। ठीक है, तो शाहजहां ने फिर इनका जो हेडक्वार्टर था हुगली में, वहां पे रेड करवाई, उस जगह को सीज कर लिया।
धीरे धीरे उस टाइम पे 1600s के बाद 17th सेंचुरी में मराठास का राइज हुआ, ठीक है, ये डेक्कन वाले एरिया में। और मराठास ने इनसे ये सैलसेट बेसिन ये सब आइलैंड्स छीन लिए, ठीक है। गोवा इनसे कैप्चर कर लिया गया वापस, ठीक है। तो और यहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस और ये ब्रिटिशर्स, क्योंकि लैंड के ऊपर इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे ये पुर्तगीज, शिप बिल्डिंग में तो थे स्ट्रांग, शिप ओशियन में तो स्ट्रांग थे, पर धीरे धीरे फिर यूके भी स्ट्रांग हो गया, ब्रिटेन भी स्ट्रांग हो गया, फ्रेंच भी स्ट्रांग हो गए, ठीक है। तो इतना इनके पास कुछ खास चीज बची नहीं जिसकी वजह से यहाँ पे रूल कर पाते, ठीक है। मेजर कारण जो है इनका एरोगेंट बिहेवियर, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने जो यहाँ का एम्परर है उसी को नाराज किया बहुत बार, जिसकी वजह से फिर इनको इतना फेवर किया नहीं उन्होंने। उसकी जगह ब्रिटिशर्स ने जो है वो डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ काम किया, उनके जो गवर्नर्स थे वो बड़ा डिप्लोमेटिकली चलते थे, ठीक है। वो ऐसे एरोगेंटली कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते थे, वो अटैक वहीं करते थे जहां पे उनको लगता था कि बस अब ये सही टाइम है, ये यहाँ पे बंदा वीक हो गया, यहाँ पे अटैक करो, ऐसे कोई अगर स्ट्रांग है उसके ऊपर अटैक ही नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स ने कभी मराठास के ऊपर अटैक नहीं किया जब तक वो स्ट्रांग थे। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गई, ठीक है, मराठास बिल्कुल हार गए, अब कुछ स्ट्रांग रूलर बचा नहीं, उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स हुई, ठीक है। मुगल एम्पायर के ऊपर कभी उन्होंने ऐसे उंगली नहीं उठाई, वो हमेशा क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से चलते थे। तो डिप्लोमेटिक स्किल्स उनके पास ज़्यादा थी खतरनाक, वो इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से ये ज़्यादा। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे उनका जो है रिलीजियस वाला एंगल नहीं था उनका, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का उनका कोई सीन नहीं था, उनका उनको नहीं लेना देना था, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो, हमें सिर्फ अपने एरिया से मतलब है, पैसे से मतलब है, ठीक है। तो वो उसमें क्लियर थे, ये क्लियर नहीं थे अपनी सोच में। इनको पीछे से ये भी प्रेशर था कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे आके जब इन्होंने पैसा देखा वो देख के पागल हो गए, तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि फिर हम ट्रेड करेंगे क्रिश्चियनिटी में, एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते थे, ठीक है। उस चक्कर में अपनी ज़्यादा स्ट्रांग स्टेट बना नहीं पाई इंडिया में, ठीक है। तो धीरे धीरे खत्म हो गए, ठीक है, गोवा तक ही सीमित रह गए। चलो इसके बाद कल करेंगे।